स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। मेरे पीछे आपको जो जलती हुई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आप इनको देख के समझ गए होंगे, ये बगावत की आग है। और बगावत की जो आग है ये लगी हुई है पीओके में। आप सबने देखा होगा कि रिसेंटली पीओके में इलेक्शन हुए, लेकिन उन इलेक्शन में फर्जीवाड़े के आधार पर स्थानीय जनता ने, आवाम ने उनको नकार दिया। जब जनता ने अपनी आवाज़ उठाई तो सरकार के द्वारा उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, और इस दबाने की कोशिश में ही बगावत देखने को मिली। और ये बगावत की जो आवाज़ है ये निकल कर आ रही है पीओके से। पीओके जो भारत का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, जिस पे इलीगल तरीके से कब्जा बैठा हुआ है पाकिस्तान। अभी उनके द्वारा जो बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार यहाँ पे किया जा रहा है, और यहाँ की जो आवाम है उस आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब आप किसी आवाज़ को दबाते हैं तो बगावत उठती है, और ये बगावत चीख चीख कर मांग कर रही है कि हमको अब चाहिए आज़ादी, हमको नहीं चाहिए ये दमनकारी शासन, हमको नहीं चाहिए ये शोषणकारी नीति, हमको चाहिए एक ऐसी सरकार, एक ऐसी नीतियाँ जो हमारे विकास को लेकर समर्पित हों, जो हमारे भविष्य को सुरक्षित यहाँ पे बनाती हों। तो पीओके जो पिछले बहुत लंबे समय से संघर्ष का मैदान चल रहा है, आपने 2024 से लेकर 2026 के बीच में बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी, बहुत सारी ऐसी मूवमेंट देखे होंगे जो पीओके में हमको दिखाई देते हैं। सॉरी, मैं बार बार पीओके शब्द यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान यहाँ पे आकर्षित कर सकें कि आप जिस पाकिस्तान को समझते हो कि बहुत ही इनोसेंट है, ये बहुत ही दुष्ट है। एक तो भारत के कश्मीर पर अनाधिकृत तरीके से कब्जा करके बैठा हुआ है, ना सिर्फ कब्जा करके बैठा हुआ है, वहां की जो आवाम है उसका जो शोषण है बहुत बड़े स्तर पर हमको देखने को मिलता है। अब एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि इसको विद्रोह आप कैसे कह सकते हैं। विद्रोह इसलिए कह सकते हैं क्योंकि स्थानीय जो आवाम है, वहाँ के जो लीडर हैं, वहाँ से मांग की जा रही है बार बार कि हमें आज़ादी चाहिए इस व्यवस्था से, इस सरकार से, और भारत से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि कश्मीर पूरे तरीके से भारत का ही हिस्सा है। अगर इलीगल कब्जा है तो क्या हुआ, आप हमारी मदद कीजिए। इसी के साथ में पाकिस्तान सरकार की जो नीतियां हैं, जो पाकिस्तान ने वहाँ पर इंटरनेट को बैन किया है, जो मीडिया है, इवन जो इस्लामिक मीडिया जो कश्मीर नैरेटिव को पूरी दुनिया में सेट करती है, उसको भी बैन कर दिया है। इसका सीधा मतलब क्या है? सीधा मतलब है कि पाकिस्तान के द्वारा कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे किया जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है जो स्थानीय आवाम के लिए बहुत ही खतरनाक है। ना सिर्फ वहाँ के आवाम के लिए, जबकि पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक यहाँ पर हो सकता है। तो बगावत के सुर हमको क्यों दिखाई दे रहे हैं, आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन इस बगावत ने ना एक बहुत बड़े नैरेटिव को लेकर पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सच यहाँ पर लेकर आया है। पाकिस्तान जो हमेशा पूरी दुनिया के सामने इनोसेंट बनकर कश्मीर का दुख अलापता रहता था, कश्मीर का राग अलापता रहता था, और भारत पर हमेशा आरोप लगाता था कि भारत के द्वारा कश्मीर में जनसंहार किया जा रहा है, भारत के द्वारा कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका जो नैरेटिव है अब यहाँ पर ख़त्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने सच्चाई है। सच्चाई कैसे है? 2024 से अगर मैं पिछले 2 सालों की बात करूं तो आतंक की जितनी घटनाएं हुई हैं वह आप लोग देखेंगे पश्चिमी हमारा जो कश्मीर है वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिली हैं, जहां डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस दिखाई देता है पाकिस्तान का। जबकि पूर्वी क्षेत्र की आप बात करेंगे, यहाँ पीस है, यहाँ अमन है, यहाँ शांति है। हालांकि इसको बिगाड़ने की बहुत कोशिश की गई पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन भूल जाता है कि भारत की जो सेनाएं हैं पूरे तरीके से अभेद हैं। आप अगर ईंट लेकर आओगे तो हम पूरा जवाब आपको पत्थर से देंगे। तो यहाँ जो स्थिति है ना, ये जो नैरेटिव लेके चलता था कि भारत आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उस नैरेटिव को पूरे तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा भी जो स्थानीय इलेक्शन हुए हैं उनका रिजेक्शन बोला गया है कि हम ऐसे चुनावों को निष्कासित घोषित करते हैं, ऐसे चुनाव नहीं होनी चाहिए, और वहाँ की जो जनता है उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए पूरे तरीके से भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमको यहाँ पे दिखाई देती है, जो मजबूती के साथ खड़ी हुई है। तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, जिसके नाम पर पूरी दुनिया से हमेशा पैसे मांगने जाता रहता था, वो नैरेटिव पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है। तो आप इसको भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक जीत भी यहाँ पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया है वो भारत द्वारा नहीं, पाकिस्तान का ही प्रोजित एक आतंकवाद है। तो उसकी जो डिप्लोमेसी को हमेशा अपना हथियार बनाता रहता था, अब पूरे तरीके से यहाँ पर भी परास्त हो चुका है, और पूरी दुनिया के सामने वो सच आ चुका है, जिस सच को भारत 1947 से उजागर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान ने भली भांति इस सच को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है।
अब एक सवाल आप सबके मन में चल रहा होगा कि ये सब हो क्यों रहा है, ये सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें हमको देखने को क्यों मिल रही हैं। ये बातें आज से नहीं हैं। अगर मैं रिसेंट के कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देने की कोशिश करूँ तो पीओके में जो विद्रोह हो रहा है उसके पीछे 3 बहुत बड़ी वजह हैं। पहली जो वजह आती है आप उसको जानते हैं, जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। आप सब लोग जानते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है, ये बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल रिसोर्सेज में, और यहाँ के जो संसाधनों का बंटवारा है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। यहाँ के संसाधन का जो यूज़ किया जाता है पाकिस्तान की आवाम को खुश रखने के लिए, जबकि यहाँ की जो आवाम है वह रोटी, पानी, कपड़ा, मकान और बिजली जैसी बेसिक बुनियादी समस्याओं को लड़ती रहती है। इसीलिए जनता पिछले 2 सालों से संघर्ष कर रही है, लड़ रही है। हर दिन पाकिस्तान की जो आर्मी है उस आर्मी के शोषण को फेस कर रही है, पहली बड़ी वजह। दूसरी जो बहुत बड़ी विवाद की वजह आप उसको कहते हैं यहाँ का राजनीतिक जो संरचना है, राजनीतिक संरचना। इस रीजन में 53 के आसपास टोटल सीटें हैं। उन सीटों में से 12 सीटें ऐसी हैं जो कश्मीरी लोकल्स के नाम पर रिजर्व हैं, और वहाँ के जो मेंबर हैं वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और ये 12 मेंबर कश्मीरी लोग नहीं, ये पाकिस्तान के दूसरे क्षेत्रों से आते हैं। और यही वजह है कि जो पीओके वाले क्षेत्र के लोग हैं बहुत बड़े स्तर पर इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन है। रिसेंटली जब इस घटना को सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये विधायिका की एब्सोल्यूट पावर है, वो संविधान संशोधन करके कुछ भी कर सकती है, न्यायपालिका इसमें कोई न्याय नहीं करेगी। जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है तो वहाँ की जो आवाम है उस आवाम में गुस्सा फूटता है और संघर्ष हमको देखने को मिल जाता है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट वजह है कि क्यों इतनी प्रोटेस्ट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो वजह है पूरे तरीके से मानव संसाधनों का हनन यहाँ पर हो रहा है। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो यहाँ की आबादी का शोषण बहुत बड़े स्तर पर करती है। गरीबी है, बेरोजगारी है और इसी के साथ में शोषण है। महिलाओं के साथ रेप किया जाता है, बच्चों के साथ रेप किया जाता है। तो जनता जो स्वर्ग बनने की कोशिश कर रही थी, उनको लग रहा था कि हमको स्वर्ग मिलेगा, हमको कुछ मिलेगा, सोच कुछ और रहे थे, मिल कुछ और गया है। तो अगर आपसे कोई बात करे कि यहाँ जो प्रोटेस्ट होने की वजह क्या है, ये 3 मेजर वजह हैं जो पिछले 2 सालों से बहुत बड़े स्तर पर यहाँ विरोध आपको देखने को मिल रहा है, या यहाँ की जो आवाम है बार बार विद्रोह कर रही है और पूरी दुनिया से उम्मीद लगा कर बैठी है कि उनको इस शोषण से मुक्ति मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप एक वेस्टर्न मीडिया के नैरेटिव को भी समझने की कोशिश कीजिए। भारत में अगर हम बात करें श्रीनगर, लद्दाख या किसी दूसरे हिस्से में कोई छुटपुट घटना भी घटित हो जाती है तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर बैठकर रोने लगता है कि भारत के द्वारा अन्याय किया जा रहा है जनता के साथ में, एक निश्चित आबादी के साथ में। लेकिन पिछले कई दशकों से और लास्ट 3 से 4 साल में जो जीनोसाइड किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा भारत के इंपॉर्टेंट कश्मीर वाले हिस्से में, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। और भारत हर मंच पे इस पाकिस्तान के इस जो घटनाक्रम है इसको बेबाकी से उजागर करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी जो वेस्टर्न मीडिया की बायसनेस है हमको दिखाई देती है कि भारत से कितनी परेशानी अक्सर पश्चिमी मीडिया को हमको देखने को मिलती है। तो विवाद की जो इंपॉर्टेंट वजह हमने आपको बताई। लेकिन क्या विवाद की शुरुआत अभी से होती है क्या? ये अभी से नहीं होती है। ये शुरुआत होती है 1947 से। 1947 में पूंछ वाला जो एरिया है इसने भारत विभाजन के साथ ही विद्रोह करना शुरू कर दिया था। और पाकिस्तान के जो आर्मी है उसकी सहायता से स्थानीय राजा जो हरी सिंह थे उनके खिलाफ विद्रोह किया और विद्रोह करके पाकिस्तान में शामिल होने की कवायद की। लेकिन उसके बाद जो मंजर हुआ आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल तो हो गया, धोखे के साथ, भारत के साथ गलत करके, वहाँ की जनता के साथ छलावा करके। लेकिन उसके बाद 1950 से लेके 55 के बीच में जो यहाँ पर जनसंहार हुआ, यहाँ पर जो नरसंहार हुआ, वो पूरी दुनिया की रूह को कांपने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, जरा आप इसको यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। ये लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही शामिल होते हैं, शामिल होने के बाद कहानी जो शुरू होती है वो यहाँ से होती है कि 1947 में पूंछ विद्रोह और आज़ादी की उम्मीद, ये लोग भारत से बगावत करके पाकिस्तान की सेना की सहायता से पाकिस्तान में शामिल होने की भरसक कोशिश करते हैं। लेकिन भरसक कोशिशों को धक्का कब लगता है? धक्का लगता है 1955 का दमन का खौफनाक दौर। पंजाब पुलिस और मुरी स्थित 12 ब्रिगेड द्वारा शूधन विद्रोहियों का क्रूर दमन, कानूनी हथियार, प्लेनेटरी डिस्टर्बेंस ट्रिब्यूनल एक्ट लागू किया गया, बिना अपील की सजा
और मृत या अनुपस्थित लोगों की गवाही को मान्यता, खून सून पतोंची गांव किशोर लड़कों के साथ क्रूरता, महिलाओं के साथ बलात्कार और यातना, पलंदरी बाजार बुजुर्गों और नेताओं को कोड़े मारे गए, रस्सियों से बांधकर घुमाया गया, उन्हें कुत्तों की तरह भौंकने और बिल्लियों की तरह म्याऊं करने के लिए मजबूर किया गया। मतलब जो पूंछ वाला हिस्सा था जो पाकिस्तान की वकालत कर रहा था वो 1955 में उस दौर उस मंजर को देखता है। उसके बाद से लगातार सिर्फ और सिर्फ संघर्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लगातार इनके द्वारा बात की जा रही है कि भारत अब हमको आज़ाद करे, भारत हमको शामिल करे, क्योंकि हमारे पास जो सहन करने की शक्ति थी अब पूरी यहाँ पर हो चुकी है। अब इसी के साथ में अगर मैं इस क्षेत्र के प्रशासन की आपसे बात करूं कि यहाँ जो प्रशासन है ये प्रशासन किस तरीके से होता है बच्चे, तो अगर आप पीओके को देखेंगे तो पाकिस्तान इसको बेसिकली आज़ाद कश्मीर के नाम से संबोधित करता है। आज़ाद कश्मीर के नाम से संबोधित करने का पर्पज़ है पूरी दुनिया के सामने एक नैरेटिव सेट करना कि पाकिस्तान ने इसमें कोई कब्जा नहीं किया हुआ है, ना ही पाकिस्तान ने उसको अपना प्रांत बनाया हुआ है। यहाँ का राष्ट्रपति है, यहाँ का पीएम है, यहाँ की सरकार है, लेकिन सबसे बड़ा धोखा पाकिस्तान ने यही किया है पूरी दुनिया के सामने। क्योंकि पीओके की जब भी आप बात करते हैं यहाँ दो तरीके की रीजन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो हम लोग गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करते हैं और एक इस साइड की आप लोग बात करेंगे, ये वाला हिस्सा जो अपने आप को बिल्कुल फ्री कश्मीर के तौर पर यहाँ पर मानता है। पाकिस्तान ने यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। 1947 के एक्ट के तहत यहाँ पीएम है, यहाँ राष्ट्रपति है, यहाँ अलग संविधान है, अलग झंडा है, और 1974 के एक्ट के द्वारा उसको इतना रेडिकल बना दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर सरकार में चुनकर आता है पाकिस्तान के खिलाफ जाने की या पाकिस्तान से बाहर जाने की बात नहीं करेगा, और करेगा तो उनको सत्ता से निष्कासित यहाँ पे किया जाएगा। तो पीओके का जो शासन है वो 1947 के एक्ट और 1974 के अमेंडमेंट के थ्रू चलता है। लेकिन यहाँ झोल बहुत बड़ा क्या है बच्चे, झोल आपने समझना पड़ेगा। यहाँ प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, लेकिन उनके पास पावर क्या है? पावर है शिक्षा के लिए काम कर सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए काम कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम कर सकते हैं। जितने भी बड़े और इंपॉर्टेंट मसले हैं वो सारे के सारे पीओके की काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं, और काउंसिल का जो हेड होता है वो पाकिस्तान का पीएम है। मतलब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने इतना बड़ा धूल झोंक रखा है कि पीओके आज़ाद कश्मीर है, हमारा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनसे हमारे रिश्ते काफ़ी बेहतर हैं, और इसीलिए उनकी सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास लेके चलते हैं। क्योंकि 1947 और 1974 के एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान है कि कम्युनिकेशन, फॉरेन रिलेशन और इसी के साथ में जो मिलिट्री पावर है ये पाकिस्तान के पास रहेंगी, बाकी सारी चीज़ें किसके पास रहेंगी? जो पीओके की स्वतंत्र सरकार है उसी के पास रहेगा। अब जो काउंसिल है उसका हेड पाकिस्तान का पीएम है, तो सारे के सारे जो फैसले हैं वो पाकिस्तान के पीएम के द्वारा यहाँ पर लिए जाते हैं, और इसीलिए यहाँ स्थिति इतनी खराब है। यही वजह है कि यहाँ की जनता तरस रही है पानी के लिए, तरस रही है खाने के लिए, महंगाई आसमान को छू रही है, महिलाओं और बच्चों का शोषण एक बहुत बड़े स्तर पर आपको देखने को मिल रहा है। जब आप यहाँ की प्रशासनिक संरचना को समझ जाते हैं तो यहाँ जो सारी समस्याएं चल रही हैं इनके पीछे की वजह को भी आप लोग यहाँ पे समझ जाएंगे। इसी के साथ में अगर मैं आपसे बात करूं एक और विवाद के बीच की जो वजह है उस वजह को आप लोग यहाँ पर जानते हैं, मांगला डैम। ये मांगला डैम 2002 में जनरल मुशर्रफ द्वारा दी गई नाम मात्र की रॉयल्टी से बना। मांगला डैम ये बेसिकली पीओके वाले रीजन में अवस्थित है, और ये पाकिस्तान की बिजली की पूरी मांग को क्या करता है, फुलफिल करता है। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है पीओके के लोगों के साथ ही अत्याचार करती है। ना यहाँ बिजली मिलती है, और अगर बिजली मिलती है तो बहुत ही महंगी बिजली यहाँ पे मिल जाती है। तो आप समझिए कि पीओके में कितने बड़े स्तर पर जो नरसंहार किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। कश्मीर की जो जनता है उस कश्मीर की जनता का कितना शोषण किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वेस्टर्न मीडिया का ध्यान यहाँ पे नहीं जाता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं दूसरे पहलू की कि भारत के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप समझिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकली तो हमको डिप्लोमेटिक स्तर पर बहुत बड़ी जीत यहाँ पे मिली है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा शोषण किया जा रहा है पूरी दुनिया को, जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे अब हम उसको और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवाद का प्रायोजन किया जाता है, ये बात भी बेहतर तरीके से निकल कर आई है, और पूरी दुनिया जो नैरेटिव वॉर हमेशा खेलने को लगी रहती थी कश्मीर के ऊपर, अब भारत वहाँ मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा कि कश्मीर हमारा इंटीग्रेटेड पार्ट है, और जो भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया है पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। लेकिन इसी के साथ में एक और बड़ी दिक्कत है सुरक्षा की। पाकिस्तान पीओके में जो भी हरकतें कर रहा है उसकी आड़ में भारत पर हमला करने की फिराक में हो सकता है। भारत का जो माहौल है इसको खराब करने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। इसीलिए भारत सरकार के सामने
एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इस मुद्दे पर तो ध्यान रखें, इसी के साथ में भारत की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा पर भी हमको पूरा ध्यान रखना है। जो पूरा बॉर्डर है, इस बॉर्डर क्षेत्र में हमें अपनी पूरी जो व्यवस्था है चाक चौबंद बहुत अच्छे तरीके से रखना है, क्योंकि वो नापाक पाकिस्तान है, वो किसी भी हरकत को यहाँ पे अंजाम दे सकता है। तो ये पूरी कहानी पीओके की जलने को लेकर है कि हो क्या रहा है, वजह क्या है, मेन वजह क्या है, 1947 से लेके अभी तक की कहानी क्या है, और अब ये जो आज़ादी की बार बार मांग की जा रही है उसके पीछे वजह है कि जब आप लोग देखते हैं कि एलओसी जो है इसकी ईस्टर्न साइड देखेंगे तो यहाँ अमन है, यहाँ शांति है, यहाँ चैन है, यहाँ विकास है, यहाँ डेवलपमेंट है, यहाँ रोजगार है, यहाँ पर्यटन है, यहाँ सब कुछ है। लेकिन एलओसी के वेस्टर्न साइड जब आप नापाक हरकतों को देखेंगे तो ना रोजगार है, ना डेवलपमेंट है, ना कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ शोषण। तो वो आवाम जो 1947 में आवाज़ लगा रही थी कि हमको एक देश की तरफ जाना है, अब वही आवाम आवाज़ लगा रही है कि हमको बचा लीजिए, कि हमसे जो हुआ बहुत गलत हुआ। तो भारत सरकार और इंटरनेशनल मीडिया को इस पे ध्यान देना चाहिए और एक विशेष क्षेत्र की आबादी जो शोषण का शिकार है उसको बचाने की पूरी कोशिश हमको यहाँ पे करना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था। हालांकि आपके मन में चल रहा होगा सर आपने हमको मैप नहीं दिखाया। देखो मैप मैं इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि भाई जो मैप है ना ये थोड़ा सा विवादित है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये हो क्यों रहा है। ये मैप आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे ये भारत है ना, भारत का जम्मू कश्मीर या लद्दाख है, ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन। तो इसी रीजन में ना, इसी रीजन में पाकिस्तान के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसी रीजन पर पाकिस्तान के द्वारा बड़े स्तर पर लोगों का शोषण किया जा रहा है। एक मैप दिखाने जा रहा हूँ, वो मैप सिर्फ इसलिए कि ताकि मैं आपको वहाँ की स्थिति बता चुकूँ बहुत अच्छे से बता दूं कि पूरा कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। लेकिन जो इमेज आपको दिखाने जा रहा हूं उसमें कश्मीर में अलग अलग क्षेत्रों को दिखाया गया है। तो उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाना है, दूसरा कुछ भी पर्पस नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब आप लोग इस मैप को देखते हैं ना तो ये मैप आपको बताता है कि यहाँ एक्चुअल में दिक्कत आपको दिखाई देती है। आप इसको पीओके कहते हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो 1947 और 1971 में बनी। ये अस्काई चीन वाला हिस्सा है जो 1962 में धोखे से यहाँ पर कब्जा कर लिया गया चाइना के द्वारा। तो ये इस वाले रीजन में अब बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह, लड़ाई और झड़पें हमको देखने को मिल रही हैं जो पाकिस्तान का काला चेहरा पूरी दुनिया के सामने उजागर यहाँ पर करती हैं। आपकी क्या राय हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा, आपकी फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करने के लिए स्टडी IQ से जुड़िए। आप मेरा कोड यूज़ कीजिए GRS लाइव जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाता है और सभी कोर्सेज में बेहतर तरीके से पढ़ाई आप कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।